नमस्कार, देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या। ये बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। चुनाव के दौरान नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। पहले चरण की वोटिंग के दौरान 2 ग्रामीणों की हत्या। बारसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा पटेल से। कृष्णा, जिस तरह की खबरें सामने आई है, चुनाव के दौरान नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कौशलनार की घटना है। यहाँ नक्सलियों ने एक शिक्षादूत सहित एक ग्रामीण की हत्या निर्मम तरीके से की है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दूसरे फेज का मतदान लगातार जारी है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं नक्सली दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। जिनकी हत्या की गई है उन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा है। जी, नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर लगातार जवानों के द्वारा सर्चिंग भी की जा रही है। जी प्रिया। जी, ऐसे में 2 जो ग्रामीण है उनकी हत्या कर दी गई है। ऐसे में अब और भी कुछ आंकड़े सामने आए हैं कि कोई घायल हुआ है, ऐसी कुछ खबर? जी नहीं, ऐसे कुछ जानकारी नहीं है। इनको पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर इनकी निर्मम तरीके से गांव में ही हत्या की गई है। जी धन्यवाद कृष्णा, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे रायपुर से लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सांसद का पूरा परिवार और सहयोगी भी मौजूद रहे। संगम में स्नान के बाद सांसद ने मां गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। सांसद बृजमोहन लेटे हनुमान वट वृक्ष और पैनी माधव में भी दर्शन करने पहुंचे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली विरासत को फैलाया है। त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुण्य के भागीदार बने और ये अपूर्व, असीम और आनंददायी अवसर देने के लिए 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया की जो कृपा हुई है, उसके लिए हम मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। राजस्थान के उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संचालन के लिए जन भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जल संरचनाओं के निर्माण में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुसरणीय है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से ज्यादा जल संग्रह संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे जल संसाधनों का संवर्धन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने 24 घंटे दुकान खोलने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश के लोगों से लेकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को भी बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं, जिससे जनता के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी फायदा होगा। वहीं सरकार की पहल से छोटे व्यापारियों में खुशी की लहर है। जैसा जिनका सुविधा अनुसार अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और रात दिन भी खोल सकते हैं। सब प्रधानी जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगरों का प्रयास बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को
इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। ये खबर आपको रायपुर से दिखाई जा रही है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और 24 घंटे दुकानें खोले रहने का आदेश दिया है। बड़ा फैसला लिया है जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुकानें खोलने का फरमान जारी किया गया है। 24 घंटे अब छत्तीसगढ़ में दुकानें खुली रहेंगी। छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला है। मेट्रो सिटी के रूप में विकसित जिले और शहर करने का छत्तीसगढ़ सरकार का ये अहम कदम है, जिससे कि मेट्रो सिटी के रूप में छत्तीसगढ़ आगे विकसित होगा और 24 घंटे के लिए दुकानें खोलने का ये बड़ा फैसला किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। ये खबर आपको छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब 24 घंटे दुकानों को खोले रखने का आदेश दिया है, फैसला लिया है, फैसला जारी किया है। छोटे व्यापारियों ने इस पर अपनी खुशी जताई है। वहीं मेट्रो सिटी के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिसके लिए अब 24 घंटे प्रदेश में दुकानें खुली रहेंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल सेन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके की खबर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम कदम उठाया है राज्य को विकसित करने के लिए, मेट्रो सिटी बनाने के लिए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी की नगर पालिका में भी विजय हुई है और बीजेपी की त्रिकोणीय जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, उसी के मद्देनजर विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ एक स्मार्ट राज्य और छत्तीसगढ़ के जितने भी सिटी है वो एक स्मार्ट सिटी के तौर पे दिखेंगे। उसी के फलस्वरूप अब सरकार ने एक नई बात कही है। सरकार ने ये घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी दुकानें रहेगी वो 24 घंटे चलेगी, जिससे कि मध्य परिवार के छोटे दुकान, छोटे जो कस्बे होते हैं वहां पे भी 24 घंटे दुकान चलेगी, जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ विकसित हो पाएगा और एक स्मार्ट राज्य के तौर पे दिखेगा। धन्यवाद राहुल, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में सरकार ने 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट की घोषणाओं के बाद डिडवाना में चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं। अनेक क्षेत्र के लोगों ने राजस्थान के इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने कहा कि पूर्व की सरकारों द्वारा घोषित किए गए बजट का अब तक भी धरातल आम जनता को कोई फायदा नहीं मिला है। बजट देखकर कुछ लोगों ने तो स्थानीय विधायक से इस्तीफे की मांग कर डाली है और इस बजट को डिडवाना की जनता के लिए सबसे खराब बजट बताया है। भजनलाल जी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज का जो बजट है वो वास्तव में आम जनता की राहत को लेकर के आया है और सभी डीडवाना क्षेत्रवासियों को, डीडवाना जिला कुचामन जो जिला बना हुआ है, डीडवाना कुचामन जिले वाले निवासियों को, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपने यहाँ जिला सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए भी बजट में प्रावधान हुआ है, उसकी भी घोषणा हुई है। साथ ही जिन्होंने सोलर पैनल लगा रखा है, जो लोग सोलर पैनल लगा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया फायदा लेके आया है ये बजट। उनको 100 यूनिट जो पहले से मिल रही थी बिजली में अनुदान के रूप में, वो 150 यूनिट हो गई है। और इसके अलावा कृषि, मैं टैक्स की बात करूँ, टैक्स में भी रिलेक्ट मिला है, स्टाम्प ड्यूटी में भी फायदा मिला है। यदि हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी अपने एक साथ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 50 लाख रुपए तक की, तो उनको सीधा आधा % का स्टाम्प ड्यूटी पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। आधा % स्टाम्प ड्यूटी बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, आज का जो बजट पेश किया गया ये कुल 121 पृष्ठ का बजट है। इसमें डीडवाना का सिंगल नाम नहीं आया, मात्र 2 जगह एक छोटा सा नाम है। एक जगह तो मामलोदा के अंदर 33 kV GSS बनाने का है और दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे उसका विकास से संबंधित नाम आया है। ये यदि अपन पुराने सभी बजटों की आकलन करें तो ये जो अब की बार डीडवाना के लिए बजट आया है, इससे बड़ी डीडवाना के साथ नाइंसाफी आज से पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अपन देखें तो यहाँ के जो जीते हुए विधायक है वो आज बजट के दिन विधानसभा के बाहर बजट की तैयारी न करके शादी समारोह के अंदर वो जा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की बात, जनता के लिए भी, हमारे लिए भी एक सोचने की बात है कि हमने जो अब जनप्रतिनिधि चुना, वो जो जिस कार्य के लिए चुना वो कार्य न करके वो एक दूसरी ही भागदौड़ के अंदर दिखाई दे रहे हैं। डिडवाना में अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। सर्द हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने सड़क
ठंड बढ़ा दी है। अचानक हुई इस बारिश से आमजन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसके अलावा शहर के कई इलाकों में हुए जल भराव की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। इन रास्तों से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धार में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निस्तारण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें महाधिवक्ता एडवोकेट प्रशांत सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए पीथमपुर में वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण किया जाएगा। सरकार की ओर से प्रस्तुत योजना के मुताबिक 3 चरणों में जहरीले कचरे का निस्तारण किया जाएगा। 27 फरवरी को पहले चरण में 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। 4 मार्च को दूसरे चरण में 180 किलो वेस्ट प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। इसी तरह तीसरे चरण में 270 किलो वेस्ट प्रति घंटा कचरे का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद सभी परीक्षणों के परिणाम केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां सीपीसीबी की समीक्षा के बाद यह तय किया जाएगा कि किस गति से कचरे का सुरक्षित निपटान किया जा सकता है। पीथमपुर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई है। माननीय कोर्ट ने केवल सुना है और आगे की तारीख बढ़ाई है और 27 मार्च तक ट्रायल पेश करने का सरकार को कहा है। तो हम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट भी गए और कल आप ही के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड को और केंद्रीय सरकार को नोटिस जारी किया है और हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका पर इसका निष्पादन पीथमपुर में ना होगा और सुप्रीम कोर्ट हमें इस उच्च न्यायालय पर स्टे देगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि 24 तारीख तक उन्होंने जो मांगा है मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से जो आदेश जो वो मांगे हैं, जवाब मांगे हैं, तो उस जवाब का हम लोग 24 तारीख तक इंतज़ार करेंगे और हमारे आगे की जो कार्रवाई है हम लोग 24 तारीख के बाद करेंगे। और अगर पीथमपुर बंद करने का हुआ तो बिल्कुल हम लोग फिर से पीथमपुर बंद करेंगे और जनता की अदालत बनकर हम लोग एक बार फिर दिखाएंगे कि हम पीथमपुर में ये कचरा नहीं जलने देंगे। हाई कोर्ट का निर्णय आया है कि भाई कचरा यहाँ जलाया जाए, 31 टन की 21 10-10 टन करके जलाया जाए, ऐसा आया है। कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक प्रणाली ने गुमराह किया है। पीथमपुर की आम जनता की परेशानियां, तकलीफ और आक्रोश शायद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया और हमारी पक्षकारों की भी बात माननीय न्यायालय ने योग्य रीति से नहीं सुनी गई है और कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया, ऐसा हमें लगता है। आज राज्य शासन की तरफ से अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है कि हम पिछली बार जो 6 सप्ताह का समय हमने लिया था जन जागरण करने के लिए और जो जिस तरह का भी एक फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की गई थी उस गलतफहमी को दूर करने के लिए, उस बाबत आज हमने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया, जिसमें हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं और इस ट्रायल रन पे हम 30 मेट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। 10-10 मेट्रिक टन के 3 फेसेस रहेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पंचायत समिति और सार्वजनिक निर्माण विभाग के आगे से निकलने वाला स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र मटोरिया मार्ग नगर पालिका प्रशासन की कारगुजारी के चलते दुर्दशा का शिकार हो गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा इस मार्ग को समतलीकरण और नालियां बनाने को लेकर तोड़ा गया, लेकिन आज तक 2 माह से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी ये मार्ग ज्यों का त्यों ही टूटा हुआ है। इस मार्ग की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि मार्ग की दोनों ओर से वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। रोड पड़े काफी टाइम हो गयो और हर साधना भी रोड पाटे लग रही है। नीचे से मेरे पीड़ा कई साधना नुकसान भी, टंकी भी फूट गई और इन बनाव को लग रहा। कितने टाइम का समझान लग रही है?
2 महीना। लगभग 2-2.5 महीने के आसपास हो गया इसको, और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। और एक वीडीआई गाड़ी थी उसकी तो यहाँ पे अड़ गई थी वो, और उसकी वो है ना जो पेट्रोल वाली टंकी वो नीचे से क्रैक हो गई, उसको हमने रिपेयर किया था। और लगभग 2 ट्राली मिट्टी गिरवा चुके हैं यहाँ पे। और पंचायत समिति रोड की देखा जाए तो ये पंचायत समिति रोड की है ना मेन रोड है, इसका कोई भी मतलब ध्यान नहीं है इसके ऊपर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हाल हो। ये तस्वीरें आपको हनुमानगढ़ से दिखाई जा रही हैं, जहां स्वर्गीय रामचंद्र मटोरिया मार्ग का हाल बेहाल हो गया है। यहां सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, सड़क की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि ये एक सड़क है जिस पर सीमेंटेड रोड बनाने के लिए इसको तोड़ा गया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी इसमें निर्माण कार्य पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू में 15 फरवरी को टेम्पो में यात्रा कर रही बबीता से सोने की चेन चोरी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस थाना सरदार शहर में मामला दर्ज किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजू बावरी लालगढ़ और सपना जेतसर की निवासी है। दोनों आरोपियों से चोरी की सोने की चेन को बरामद कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में चंपा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बारात में नाचने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कान पकड़वाकर चंपा के मुख्य मार्ग पर घुमाया। आपको बता दें कि आरोपियों ने बारात में आए युवकों पर मामूली विवाद को लेकर चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में एक युवक की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चाकूबाज आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भागलपुर में एनआईए की टीम ने भिकनपुर निवासी नजरे सद्दाम के घर पर छापेमारी की। देश विरोधी ताकतों से तार जुड़े होने के कारण ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान जाली नोटों के काले कारोबार से जुड़े दस्तावेज और विस्फोटकों से जुड़ी जानकारियां मिली हैं। दरअसल एनआईए की टीम को पाकिस्तानी एजेंटों से तार जुड़े होने की सबूत मिले थे, जिसके बाद दिल्ली पटना से पहुंची टीम ने भिकनपुर स्थित घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने घर में मौजूद लोगों से काफी देर तक पूछताछ भी की। सर ये सब प्रोसीजर आपको बाद में पता चल जाएगा। किसके तभी सर कहाँ पर छापेमारी हुई थी सर? जब केस रिलीज आ जाएगा एनआईए के साइट पे आप इसको